नमस्कार। आज हम जानेंगे flipkart.com के बारे में। शुरुआत करते हैं कंपनी की बुनियादी जानकारी से। फिर हम जानेंगे flipkart.com के अब तक के सफ़र, व्यापार मॉडल, राजस्व मॉडल, कंपनी को मिले वित्त पोषण के बारे में और कंपनी के द्वारा किए गए अधिग्रहणों के बारे में। flipkart.com भारत की प्रमुख वेबसाइटों में से एक है। यह कंपनी सचिन बंसल और बिनी बंसल ने मिलकर बनाई। दोनों ही चंडीगढ़ से थे और आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई करने गए थे। सचिन और बिनी बंसल पहली बार 2005 में आईआईटी दिल्ली में ही मिले। दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के छात्र थे और एक दूसरे को जानते थे। उनकी जान पहचान दोस्ती में तब बदली जब दोनों 2007 में Amazon.com के लिए काम करने लगे। उस समय Amazon.com भारत में व्यापार नहीं कर रहा था। सचिन और बिनी को यह एक अवसर नज़र आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे भारत में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। शुरुआत में दोनों ने सोचा कि वह एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जो कि उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकारों के उत्पादों की तुलना करने में सहायक होगी, परंतु बाद में उन्होंने ऑनलाइन किताबें बेचने वाली वेबसाइट बनाने का निर्णय लिया, जिसका नाम उन्होंने flipkart.com रखा। दोनों में अच्छा तालमेल था, जो कि एक साझेदारी के लिए अत्यंत आवश्यक है और साझेदारी को मजबूती देता है। शीघ्र ही अपना व्यापार स्थापित करने के लिए दोनों ने Amazon.com से इस्तीफा देने का जोखिम ले लिया, जो कि उस वक्त एक बड़ा जुआ था, परंतु आगे चलकर अति लाभदायक साबित हुआ। शुरुआत से ही flipkart.com ने अपने उपभोक्ताओं को अत्यधिक विकल्पों से प्रभावित करना चाहा। flipkart.com पर शुरू से ही 400 से अधिक किताबों की श्रेणियां उपलब्ध थीं। वेबसाइट का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित था। व्यापार शुरू करने के मात्र 1.5 साल के भीतर ही मार्च 2009 में कंपनी की बिक्री ने 4 करोड़ का आंकड़ा छू लिया, जिससे flipkart.com काफ़ी चर्चा में आ गई और एक्सेल नाम की एक कंपनी ने flipkart.com में निवेश करने की इच्छा जताई। 7 महीने बाद अक्टूबर 2009 में फ्लिपकार्ट को $1 मिलियन का वित्तीय पोषण मिला। देखते ही देखते 2009 के अंत तक flipkart.com में 150 से ज़्यादा कर्मचारी जुड़ चुके थे। कंपनी बहुत शानदार तरीके से बढ़ रही थी। जहां एक तरफ flipkart.com दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ यह कहा जा रहा था कि भारत अभी व्यवसाय के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। उस समय जितने भी व्यापारी व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उनके हाथ कुछ खास नहीं लग रहा था, परंतु flipkart.com सभी चुनौतियों पर खरी उतर रही थी और इस धारणा को सिरे से गलत साबित कर रही थी। जैसा कि आपको पहले बताया था, दोनों संस्थापक शुरुआती दौर में Amazon के लिए काम करते थे। वहां उन्होंने सीखा कि उपभोक्ता ही सर्वोपरि होता है। Amazon.com की सभी रणनीतियां सदैव ही उपभोक्ता केंद्रित रही हैं। flipkart.com के दोनों संस्थापकों ने भी सदैव इस रणनीति प्रणाली का अनुसरण करते हुए सभी रणनीतियां बुनी। फ्लिपकार्ट की संस्थापकों ने हर मोड़ पर सूझबूझ से चुनौतियों का सामना किया है। शुरुआती दौर में flipkart.com के सामने भारतीय उपभोक्ता का ऑनलाइन पेमेंट के प्रति अविश्वास व्यापार के लिए सबसे बड़ी अड़चन बनकर सामने आया। इस समस्या के निवारण के लिए flipkart.com ने COD यानी कैश ऑन डिलीवरी सर्विस का सृजन किया। इस सेवा को शुरू करने से कंपनी के प्रति ऑनलाइन उपभोक्ताओं के विश्वास में अत्यंत वृद्धि हुई। इसके उपरांत कंपनी में अपनी पूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन में भी कई सुधार किए। इस कदम से flipkart.com शीघ्र वितरण में सक्षम बनी। इस रणनीति के साथ
आगे बढ़ते हुए flipkart.com ने कामयाबी के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। जैसे जैसे वेबसाइट की लोकप्रियता बढ़ती गई, विभिन्न आइटम्स इसमें जोड़े जाने लगे। भारत में ई कॉमर्स क्रांति के साथ flipkart.com ने कामयाबी के नए आयाम छुए। 2010 में टाइगर ग्लोबल ने flipkart.com में $10 मिलियन का निवेश किया। इसी निवेश के साथ flipkart.com ने अपने उत्पाद श्रेणी में मोबाइल फ़ोन जोड़ लिए। अब उपभोक्ता flipkart.com से न केवल किताबें खरीद सकते थे, परंतु नवीनतम मोबाइल फ़ोन भी खरीद सकते थे। जहां एक तरफ किताबों की बिक्री बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मोबाइल फ़ोन का व्यवसाय उतना सफल नहीं दिख रहा था। शायद 500 रुपये की किताब खरीदना और 5000 रुपये का फ़ोन खरीदना एक जैसा नहीं था। दोनों संस्थापकों को यह महसूस हुआ कि इस व्यवसाय में सफल होने के लिए उन्हें अपनी रणनीतियों में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। वह जान चुके थे कि भारतीय उपभोक्ता इस बात से घबरा जाते थे कि यदि जो मोबाइल फ़ोन उन्होंने ऑनलाइन मंगवाया है वह ठीक हालत में उन तक न पहुंचा, तो क्या वे उसको वापस कर पाएंगे। तो इस परेशानी के समाधान के रूप में flipkart.com ने ईजी रिटर्न सेवाएं देनी शुरू की। तो अब उपभोक्ता को न तो पैसे देकर डिलीवरी न पाने का डर रहा, ना ही गलत या ख़राब हालत में आए हुए प्रोडक्ट को वापस न कर पाने का डर रहा। फ्लिपकार्ट ने उत्पाद श्रेणियों के साथ साथ रसद और गोदामों के बुनियादी ढांचे पर भी काम किया। flipkart.com ने करीब 21 अति आधुनिक गोदामों में निवेश किया, जिससे कंपनी को अपनी वितरण श्रृंखला को गति देने में अत्यंत सफलता प्राप्त हुई। वेबसाइट अत्यंत लोकप्रिय है और प्रतिदिन 10 मिलियन से ज़्यादा हिट्स पाती है। कंपनी का दावा है कि उनके प्रतिदिन शिपमेंट 8 मिलियन से भी अधिक हैं। वर्तमान में कंपनी लगभग 80,000 उत्पाद श्रेणियों में सौदे करती है, जिसमें करीब 80 मिलियन अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें मुख्य तौर पर किताबें, घरेलू उपकरण, आभूषण, मोबाइल फ़ोन, जूते, खिलौने आदि शामिल हैं। flipkart.com की मोबाइल ऐप काफ़ी लोकप्रिय है और विश्व भर में इसके 100 मिलियन से ज़्यादा उपभोक्ता हैं। कई सालों तक flipkart.com भारत की सबसे लोकप्रिय ई व्यवसाय वेबसाइट बनी रही, परंतु अब यह सरक कर दूसरे पायदान पर जा चुकी है। न केवल फ्लिपकार्ट भारत की दूसरी सबसे लोकप्रिय ई व्यवसाय वेबसाइट है, बल्कि यह भारत की 10वीं सबसे लोकप्रिय वेबसाइट भी है। विश्व भर में भी 140वीं सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है। आइए एक नज़र डालते हैं flipkart.com के मूल्यांकन पर। KPMG के 2017 के मूल्यांकन के अनुसार flipkart.com एक बिलियन डॉलर कंपनी है, जिसका मूल्य 11.6 बिलियन से अधिक था 2017 में। वॉलमार्ट के आंकलन के अनुसार कंपनी का मूल्य 2018 में करीब 25 बिलियन डॉलर था, जो कि बढ़कर 2020 में 25 बिलियन डॉलर और 2021 में 37.6 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। जनसंख्या की दृष्टि से इतने बड़े देश के लिए flipkart.com रोजगार का भी एक बड़ा स्रोत है। लगभग 33,000 लोग flipkart.com के लिए काम करते हैं। flipkart.com के प्रेरणात्मक सफ़र में कई मील के पत्थर आए। एक ऐसा यादगार लम्हा था 2013 का, जहां एक दिन में फ्लिपकार्ट ने 1 लाख किताबें बेचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आइए
अब चर्चा करते हैं flipkart.com के व्यापार मॉडल के बारे में। मूल रूप से यह कंपनी भारत में रहने वाले उपभोक्ताओं को रोज़मर्रा की सामग्री वितरण के व्यवसाय में है। इस वेबसाइट से किसी भी तरीके की खरीद करने के लिए उपभोक्ता को वेबसाइट पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। इस पोर्टल पर अलग अलग सामग्री सूचीबद्ध होती है। उपभोक्ता इनमें से अपनी सुविधा व ज़रूरत के अनुसार प्रोडक्ट का चुनाव कर सकता है। इस वेबसाइट पर उपभोक्ता को कई लुभावने डिस्काउंट अथवा ऑफ़र उपलब्ध कराए जाते हैं। उपभोक्ता अपनी इच्छित प्रोडक्ट को यहाँ से चुन सकते हैं। इसके उपरांत अपनी सुविधा के अनुसार दिए गए पेमेंट विकल्पों में से अपना पसंदीदा विकल्प चुनकर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद विक्रेता यानी फ्लिपकार्ट उस प्रोडक्ट को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचा देते हैं। उपभोक्ता वह प्रोडक्ट प्राप्त करने के उपरांत प्रोडक्ट को रखने या लौटाने का निर्णय ले सकते हैं। ऑर्डर की गए प्रोडक्ट को लौटाने के लिए उपभोक्ता के पास एक निश्चित अवधि का समय होता है, जिस अवधि के समाप्त होने के बाद उपभोक्ता प्रोडक्ट को लौटा नहीं सकते। उसके पश्चात जिस विक्रेता ने flipkart.com पर वह प्रोडक्ट भेजा था, उस विक्रेता को उसका बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दे दिया जाता है। इस सेलिंग प्राइस में से flipkart.com अपना कमीशन ले लेता है। यानी मूल रूप से यह पूरा मॉडल इस कमीशन परसेंटेज पर ही टिका हुआ है। यह वेबसाइट कई प्रणालियों से खरीद बेच करती है। उपभोक्ता वेबसाइट पर लॉगिन करके खरीद बेच कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन पर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर अपने पसंदीदा प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। उपभोक्ताओं के पास फ़ोन करके ऑर्डर करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा सोशल मीडिया से या संबंध नेटवर्क से भी सामान खरीदा जा सकता है। flipkart.com कितना आयोग यानी कमीशन किसी भी प्रोडक्ट पर लेती है, यह इस बात से निर्धारित किया जाता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट है या किस प्रणाली पर खरीदा या बेचा जा रहा है। मुख्य तौर पर flipkart.com 5 से लेकर 20% तक विक्रेता से कमीशन लेती है, जिसमें कोई कर या डिस्काउंट शामिल नहीं होता। आइए अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट के राजस्व स्रोतों के बारे में। flipkart.com अब एक भारत में विनियमित कंपनी नहीं है। यह सिंगापुर में पंजीकृत है। फ्लिपकार्ट की कई सहायक कंपनियां हैं जो कि अतिरिक्त राजस्व का स्रोत है। कंपनी के राजस्व मॉडल में यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो इसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है। flipkart.com के राजस्व स्रोत इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम है ई-व्यवसाय वेबसाइट। दूसरा, सूचीकरण व सुविधा शुल्क। यदि कोई विक्रेता फ्लिपकार्ट पर अपने उत्पाद को बेचना चाहता है तो उसे वेबसाइट को सूचीकरण शुल्क देना होता है। इसी तरह जब उपभोक्ता अपने ऑर्डर किए गए सामान को जल्दी पाने के लिए प्रायोरिटी डिलीवरी यानी प्राथमिकता वितरण का चुनाव करता है तो उसके लिए उसे सुविधा शुल्क देना पड़ता है। तीसरा, अदायगी रास्ता यानी पेमेंट गेटवे भी फ्लिपकार्ट का एक राजस्व स्रोत है, जो कि फ्लिपकार्ट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है, पर अब इसका स्वामित्व फ्लिपकार्ट पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर को प्राप्त है। फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर उत्पादों को विक्रेता से उपभोक्ता तक लदान से राजस्व अर्जित करती है। चौथा, फ्लिपकार्ट डिजिटल मीडिया, जिसका सृजन
मुख्य रूप से विज्ञापनों से राजस्व अर्जित करने के लिए किया गया है। यदि विक्रेता अपने उत्पादों का विज्ञापन वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं तो वह ऐसा फ्लिपकार्ट डिजिटल मीडिया को शुल्क देकर कर सकते हैं। इसी के साथ फ्लिपकार्ट की यह शाखा सह विज्ञापन और सह ब्रांडिंग का भी विकल्प अपने विक्रेताओं को देती है। पांचवा स्रोत है फ्लिपकार्ट की एक और वेबसाइट myntra.com, जो कि भारत की जानी मानी फैशन वेबसाइट है। छठा स्रोत है फ्लिपकार्ट कैश एंड कैरी। फ्लिपकार्ट कैश एंड कैरी के नाम से एक स्टोर श्रृंखला का संचालन भी करता है। इस श्रृंखला के सभी स्टोर्स पर रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान, फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध हैं। इन स्टोर्स को flipkart.com पिकअप और डिलीवरी पॉइंट की तरह भी सेवा में लिया जाता है। सातवां, flipkart.com की कंपनी फ़ोनपे। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुभ आरंभित नई प्रक्रिया है। दिसंबर 2017 तक फ्लिपकार्ट को लगभग $4.5 बिलियन की फंडिंग विभिन्न टुकड़ों में प्राप्त हुई, जिनमें सबसे बड़ी फंडिंग जुलाई 2014 में और 2017 में प्राप्त हुई। कंपनी को 2 जुलाई 2014 में $1 बिलियन और 2017 में $1.4 बिलियन की फंडिंग प्राप्त हुई। Flipkart.com के पास निवेशकों का एक बड़ा समूह है, जिनमें विश्व के कुछ बड़े निवेशक शामिल हैं, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, नास्पर्स, एक्सेल पार्टनर्स, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सोफीना, स्टेडव्यू कैपिटल, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, ग्रीन ओक्स कैपिटल, DST ग्लोबल, एक्सेल पार्टनर्स, ड्रैगन ईयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, आइकॉनिक कैपिटल इत्यादि। 2017 में सॉफ्ट बैंक ने $2.6 बिलियन में फ्लिपकार्ट के 22% शेयर खरीद लिए। 2018 में वॉलमार्ट ने कंपनी के 77% शेयर $16 बिलियन की राशि देकर अपने नाम कर लिए। आइए अब बात करते हैं Flipkart.com के द्वारा किए गए अधिग्रहणों के बारे में। Flipkart.com स्थापित हुई है तब से लेकर आज तक उसने कई सुर्खियां बटोरने वाले अधिग्रहणों में शिरकत की है, जिनमें से माइम 360, myntra.com, NGPay, फ़ोनपे, चकपक.com, FX Mart, जबोंग, eBay इंडिया, letsbuy.com इत्यादि भारतीय ई व्यवसाय के बड़े नाम शामिल हैं। Flipkart.com के अधिग्रहण के बाद फ्लिपकार्ट की myntra.com वेबसाइट ने अपने प्रतिद्वंदी जबोंग.com को $70 मिलियन की राशि देकर 2016 में अधिग्रहित कर लिया। इस अधिग्रहण से myntra.com को भारतीय ऑनलाइन फैशन में अपना प्रभुत्व बनाए रखने में अपार सफलता मिली। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी Amazon.com भी myntra.com को पछाड़ने में असमर्थ दिखाई पड़ती है। इस अधिग्रहण से मिंत्रा और जबोंग दोनों के बीच चल रही प्राइस वॉर का भी अंत हुआ है और दोनों कंपनियों के नुकसान में भारी गिरावट देखी गई है। तो यह था Flipkart.com का रोमांचक सफ़र। आशा करते हैं आपको दिलचस्प और प्रेरक लगा होगा। तो आइए अब Flipkart.com का एक दौरा कर लिया जाए। वेबसाइट का डिज़ाइन काफ़ी सादा है और सभी श्रेणियाँ काफ़ी साफ नज़र आती हैं। उपभोक्ता को किसी तरीके का कष्ट होता प्रतीत नहीं हो रहा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि आज के दिन में
फ्लिपकार्ट पे 80,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो उपभोक्ता या तो इस सर्च के विकल्प का इस्तेमाल करते हुए अपने पसंदीदा प्रोडक्ट का चयन कर सकता है या स्क्रीन पर दिखाई देने वाली इन श्रेणियों में से चुनाव कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ उपभोक्ता के पास 9 मुख्य श्रेणियाँ हैं जिनमें से वे अपना चुनाव कर सकते हैं। इन श्रेणियों में आगे कई उप श्रेणियाँ भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर आइए ग्रोसरी यानी किराना की श्रेणी का अन्वेषण करते हैं। आप देख सकते हैं रसोई व घर की रोज़मर्रा की ज़रूरत का सभी सामान यहाँ उपलब्ध है, जैसे आटा, दाल, तेल, घी। इसके अलावा चाय नाश्ते के सामान, अन्य खाद्य पदार्थ, साबुन, शैम्पू, क्रीम, दूध, ब्रेड, अंडे यहाँ सब उपलब्ध है। आज के इस दौर में जहाँ घर के सभी सदस्यों के पास समय का अभाव है, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट शीघ्र ही पड़ोस की किराना दुकान का स्थान ले लेंगी। आइए एक और श्रेणी का निरीक्षण कर लें। अब हम देखते हैं मोबाइल श्रेणी में फ्लिपकार्ट क्या विकल्प देता है। आपको याद होगा किताबों के बाद फ्लिपकार्ट ने सर्वप्रथम मोबाइल की श्रेणी को अपनी वेबसाइट पर स्थान दिया था। आप अपने स्क्रीन की बाईं ओर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट फ़िल्टर्स, जो कि आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट का चयन करने में अत्यंत उपयोगी और समय बचाने वाले साबित होते हैं। तो आप अपनी उपयोगिता के अनुसार इन फ़िल्टर्स का उपयोग करते हुए अपने लिए फ्लिपकार्ट से नवीनतम मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं। flipkart.com पर खरीद बेच करने से पहले उचित है कि वेबसाइट पर लॉगिन किया जाए। यदि आप पहली बार फ्लिपकार्ट से जुड़ रहे हैं तो आपको लॉगिन से पहले साइन अप करना पड़ेगा, जो कि एक सरल सी प्रक्रिया है। साइन अप या लॉगिन करने से वेबसाइट पर आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है और आपका सारा डेटा उसमें सेव हो जाता है। फ्लिपकार्ट अपने नियमित उपभोक्ताओं को फ्लिपकार्ट प्लस ज़ोन की सदस्यता का विकल्प भी देता है, जहां उन्हें और भी आकर्षक ऑफ़र्स और लुभावने डिस्काउंट्स मिलते हैं। साथ ही कई अतिरिक्त सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सदस्यता काफ़ी हद तक अमेज़ॉन की प्राइम मेंबरशिप जैसी है। ये तो था उपभोक्ता की दृष्टि से फ्लिपकार्ट का दौरा, परंतु फ्लिपकार्ट केवल उपभोक्ता से नहीं चलती। विक्रेता flipkart.com या किसी भी ई व्यवसाय से जुड़ी वेबसाइट का अभिन्न अंग है। यदि आप फ्लिपकार्ट के साथ एक विक्रेता के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट आपको बड़ी ही सरल प्रक्रिया से ऐसा करने देता है। आप केवल होम पेज पर जाकर मोर विकल्प पर क्लिक करें और सेल ऑन फ्लिपकार्ट को चुनें। यदि आप पहली बार फ्लिपकार्ट पे कुछ बेचना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर से वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं विक्रेताओं के प्रोत्साहन के लिए कई सफल विक्रेताओं के अनुभव यहाँ साझा किए गए हैं। इसके अलावा विक्रेताओं को ई व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए कई व्लॉग्स भी हैं। फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ने के फ़ायदे यहाँ वर्णित हैं। फ्लिपकार्ट ने विक्रेताओं के लिए जुड़ने की प्रक्रिया काफ़ी सरल रखी है। आप देख सकते हैं इस प्रक्रिया के अनुसार यदि
आपके पास कम से कम एक प्रोडक्ट बेचने के लिए है, एक जीएसटी नंबर है और एक बैंक अकाउंट है, तो आप फ्लिपकार्ट के साथ अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अपने से जुड़े विक्रेताओं की शिक्षा व विकास के लिए कई इवेंट्स व सेमिनार का भी आयोजन करता है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर फिलहाल देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं फ्लिपकार्ट की शुल्क संरचना, जो कि बड़े ही पारदर्शी रूप में यहाँ वर्णित की गई है। फ्लिपकार्ट अपने विक्रेताओं को कुछ मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान करता है, जिसका वर्णन आपके स्क्रीन पर आप अभी देख सकते हैं। इस श्रेणी में विक्रेता की सहायता के लिए कुछ साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समान रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों को उत्तर सहित यहाँ विक्रेताओं की सहायता के लिए स्थान दिया गया है। नमस्कार।